हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने एम के लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। डियर फ्रेंड्स, हम इंडियन पीनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता के बारे में लेक्चर सीरीज कर रहे थे। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 यानी कि इंट्रोडक्शन, आपकी सारी डेफिनेशंस और पनिशमेंट्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुका है। सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे आईपीसी की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की। जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, चैप्टर 6 की पहली लाइन ये कहती है कि एवरी डेफिनेशन, द पीनल प्रोविजंस एंड द इलस्ट्रेशंस आर सब्जेक्टेड टू जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर 4। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर 4, जनरल एक्सेप्शन, जो सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक है। इसको भी हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बनाया है। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। देखिए, जनरल एक्सेप्शन की कहाँ जरूरत पड़ती है। दो वर्ड आते हैं, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक लैटिन मैक्सिम है कि एक्टस नॉन फेसिट रियस निसी मेंस सिट रिया। इट मीन्स एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी। यानी कि सिर्फ आपका गिल्टी एक्ट ही आपको गिल्टी नहीं बनाता है। आपकी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो सिर्फ आपके गिल्टी एक्ट से नहीं देखी जा सकती, उसके साथ क्या होना चाहिए, मेंस रिया भी होना चाहिए। तो जो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनाती है वो दोनों चीजें बनाती है। मान लीजिए किसी से कोई ऐसा गिल्टी एक्ट हो जाता है बट उसकी मेंस रिया नहीं थी, यानी उसका गिल्टी माइंड नहीं था। इट मीन्स उसने ऑफेंस नहीं किया है, तो उसी को यहाँ पे एक एग्जेम्पशन दिया गया है। यानी कि जहां किसी व्यक्ति को एक्सक्यूज किया जा सके किसी ऑफेंस के लिए। तो जनरल एक्सेप्शन में 76 से लेकर सेक्शन 106 तक हम इसी एक्सेप्शन की बात करते हैं कि जहां पे जो एक्ट है दैट मे बी गिल्टी, लेकिन उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो सेक्शन 76 से लेके 106 तक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और आपके जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है मिस्टेक ऑफ एक्ट। सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79, यहाँ पे एंड वर्ड यूज हुआ है, यानी कि दोनों सेक्शन 76 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए, 79 के साथ, जो मिस्टेक ऑफ एक्ट की बात करते हैं। सेक्शन 77 और 78 ये दोनों जुडिशियल एक्ट की बात करते हैं। सेक्शन 80, धारा 80 आपकी एक्सीडेंट, दुर्घटना के बारे में बात करती है। सेक्शन 81 नेसेसिटी की बात करता है, जहां पे भाई दो हार्म होने हैं, आपके पास तीसरा ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आप आइदर यू डू दिस और दैट, यानी कि दो हार्म में से जब एक को चुनना पड़े तो आप जो कम हार्म है उसको चुनते हैं। वो नेसेसिटी, वहां जरूरत क्या है, तो नेसेसिटी की बात करता है सेक्शन 81। इनफेंसी, इसको डोली इन कैपेक्स भी कहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में जब सेक्शन स्टडी करेंगे तो पढ़ेंगे। सेक्शन 82 और 83 इनफेंसी की बात करता है, जहां पे हम कहते हैं कि कम आयु का बच्चा, यानी कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं होता है। और 7 से 12 हमारी अलग कंडीशंस है, जिसको हम सेक्शन में पढ़ेंगे। इंसेनिटी, इंसेनिटी मीन कोई एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सेक्शन 84 इंसेनिटी की बात करता है। यहाँ हम मैकथन्स रूल्स की बात करेंगे, जो मैकनैक्थन्स था उसके रूल है, केस था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन चीजों को आप नोट करते चलिए अपने नोट्स में साथ साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंटॉक्सिकेशन 85 से लेकर 86, यानी कि 85 86 दोनों इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं, जब नशे में कोई अपराध हो जाता है। कंसेंट, कंसेंट को बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है सेक्शन 90 में। 87 से लेकर 92 तक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भाई उनको ऑपरेशन करने पड़ते हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, दे आर डूइंग सो मैनी टेकिंग सो मैनी रिस्क विद द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। सो उनसे कोई अपराध में उनको ना पकड़ा जाए, इसलिए यहाँ पे उनके बेनिफिट के लिए भी ये धाराएं बनाई गई हैं।
कम्युनिकेशन होता है जब आप गुड फेथ में किसी से कुछ कम्युनिकेट करते हैं और आपकी बात सुनने के बाद उसके साथ कुछ अप्रिय घटित हो जाता है, तो वहां पे आपने कोई अपराध नहीं किया। बट कंडीशन ये है कि कम्युनिकेशन गुड फेथ में होना चाहिए। ये डिफेंस आपको सेक्शन 93 देता है। 93 बोलता है ड्यूरेस। ड्यूरेस में क्या होता है कि जब कोई किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव बना के उसको फियर ऑफ डेथ या इंजरी ग्रीवियस हर्ट का फियर दिखा के उससे कोई इलीगल काम करा लेता है, तो खुद को बचाने के लिए किया गया इलीगल काम जब किसी दबाव में किया जाता है तो वो इलीगल नहीं होता है। इसको स्मिथ का एक एग्जांपल है इसमें जो आईपीसी में दे रखा है, कई बार क्वेश्चंस में आता है, जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 95 से सेक्शन 106 कि आप किसी को सामने वाले की आत्मरक्षा में कब मृत्यु कारित कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस में आप किसी की जान कब ले सकते हैं। सेक्शन 100 ये बताता है जब आप अपनी बॉडी के डिफेंस के लिए करते हैं, और सेक्शन 103 बताता है कि जब आप प्रॉपर्टी के लिए करते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो पहले बना चुके हैं हम लोग, उसका लिंक आपको ऊपर कॉर्नर में भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, आप वहां जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। यहां तक हमने जाना कि जनरल एक्सेप्शंस को किस तरह से डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। अब देखिए, सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट की हमने बात की थी, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को समझते हैं और मिस्टेक ऑफ लॉ को समझते हैं। देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है कि जब सर्कमस्टांसेस होती हैं जो आपकी सराउंडिंग में, कोई एक्शन है जिससे आपको कुछ ऐसा लगता है आपको कि आप आफ्टर योर बेटर जजमेंट आपको लगता है कि नहीं ये काम ऐसे होगा, फैक्ट की वजह से आपको मिस्टेक हो गई है, तो वो लॉ में एक्सक्यूजेबल है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ, भाई मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स क्या है कि कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको नहीं पता था कि किसी को मारना अपराध हो सकता है, क्रिमिनल काम हो सकता है, चोरी करना, किसी की चीज को बिना कंसेंट के ले जाना थेफ्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता था, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई है। तो ऐसी चीजों को एक्सक्यूजेबल नहीं हो सकती हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए आपके पास धोखे से किसी व्यक्ति का कोई भी उसकी कोई ऐसे वस्तु या कोई आइटम में कोई चीज है, मान लेते एक बुक मान लेते हैं, जो गलती से आपके पास चली गई है, तो वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। लेकिन आपने एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसको ले लिया है और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था जनाब, इसको चोरी बोलेंगे, तो भाई वहां पे मिस्टेक ऑफ लॉ है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लैटिन फेमस मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम, इग्नोरेंटिया लेजिस नेमिनेम एक्सक्यूसेट। इसका मतलब क्या कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नो वन। ठीक है, इग्नोर लॉ का इग्नोरेंस नहीं चलेगा भाई यहाँ पे। अभी हम अपनी सेक्शंस की तरफ चलते हैं। सेक्शन 76 क्या कहता है, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। या तो कोई पर्सन बाउंड बाय लॉ है या उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है कि वो बाउंड बाय लॉ है। यानी कि जहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट आ गया वहां नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में हमने अभी डिफरेंस देखा था क्या है, इन गुड फेथ। देखिए यहाँ पे जो है ना वो बोनाफाइड होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो बोनाफाइड होना चाहिए, बोनाफाइड होता है हमेशा गुड फेथ में और मैलाफाइड होता है आपका बैड फेथ में। तो बोनाफाइड मिस्टेक होनी चाहिए, तो उसके द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य कारित किया जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, उसे यहाँ जनरल एक्सेप्शन मिलेगी। अब इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। देखिए पहला इलस्ट्रेशन यहाँ पे कहता है कि ए जो है वो एक सोल्जर है, फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। अपने सीनियर ऑफिसर के आदेश पर वो एक भीड़ पर फायर कर देता है, इन कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ, जो कमांड है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो ए है, ही इज बाउंड टू ओबे द कमांड ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, तो ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, उनको जनरल एक्सेप्शन मिलेगा यहाँ पे। अभी इलस्ट्रेशन बी को देखते हैं। ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। यहाँ पे ध्यान दीजिए,
आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई, अरेस्ट जेड। कोर्ट ने आदेश दिया कि आप वाई को अरेस्ट करके लाओ, किसी ऑफिसर को, जो ए है वो ऑफिसर है, उसको भेजा कि भाई आप जाओ और वाई को अरेस्ट करके ले आओ। अब उसने इंक्वायरी की, 3-4 लोगों से पूछताछ की कि भाई क्या यही वाई है, और सबने बोला कि यही है। मतलब आफ्टर ड्यू इंक्वायरी उसको ये बिलीव हो जाता है कि जेड जो है वो वाई है, और वो जेड को अरेस्ट करने के लिए आता है। तो यहाँ उसके ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का जो आप आरोप है वो नहीं लगा सकते हैं। ए ने यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि जो हुआ है वो धोखे में हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे उसको धारा 76 का बेनिफिट मिल जाएगा। और इस डिफेंस में यहाँ देखिए जो एक्ट उसने किया है, भाई वाई को अरेस्ट करना था, जेड को कर लिया, वहां पे आप देखेंगे तो गिल्टी एक्ट तो है, बट यहाँ गिल्टी माइंड नहीं था। जो मिस्टेक हुई है वो बोनाफाइड थी, ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी। तो यहाँ पे जो ए है ऑफिसर जो अरेस्ट करने गया था, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है। अभी देखिए सेक्शन 79 जो है 76 के साथ हमेशा सेक्शन 79 को साथ में पढ़ें। 79 क्या कहता है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। कभी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि वो लॉ से जस्टिफाइड है उसका एक्ट, या उसको ऐसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है कि उसे बिलीव हो जाता है कि ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। 76 में था बाउंड बाय लॉ, और यहाँ है जस्टिफाइड बाय लॉ। बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट और नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में होना चाहिए। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। देखिए जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अपने बेयर एक्ट में क्या करें, अंडरलाइन करें कि नथिंग इज एन ऑफेंस। इसको आप 1 नंबर दे दें, ये ऑफेंस नहीं होगा। कब नहीं होगा? व्हेन इट इज डन बाय ए पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। इसको आप 2nd नंबर दे दें, यानी कि 2nd इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। 3rd क्या है? हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, इसको आप यहाँ पे 3 नंबर दे सकते हैं। नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ, किसमें? गुड फेथ में, इसको आप 4 नंबर दे दें। जब आप बेयर एक्ट में इस तरह से अपना हाईलाइट कर नंबरिंग कर लेते हैं, और बिलीव हिमसेल्फ बाय जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है, इसको आप 5वां नंबर दे सकते हैं। यानी कि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो इंग्रेडिएंट हैं जो इस सेक्शन को बनाते हैं। इस तरह से आप जब सेक्शन याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होंगे। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ कि देखिए क्या होता है कि आपके पड़ोस में आपको कोई आवाज़ या शोर सुनाई देता है। आपको लगता है कि पड़ोसी घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, और आप जाकर उसको चोर समझ के पकड़ लेते हैं और उसे अथॉरिटी को सौंपना चाहते हैं। लेकिन पड़ोसी नया था, आप पहचानते नहीं थे, और उसकी चाबी खो गई थी, वो अपने ही घर में खिड़की से इंटर कर रहा था। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लगा कि यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पे जो है आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ये जो है आपका ने किया क्योंकि आपको लग रहा था आप जस्टिफाइड बाय लॉ है। यहाँ पे जो इलिस्ट्रेशन दिया गया है, ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर। ए ने देखा कि जेड ने कोई मर्डर कर दिया है। ये क्या करता है यहाँ पे कि इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ। गुड फेथ में देखिए हमने वहां पे जो 4 नंबर किया था बेयर एक्ट में, गुड फेथ। गुड फेथ में उसे लगता है कि उसको एक जेड को पकड़ के, और भाई वो मर्डर है, उसका ये जस्टिफाइड बाय लॉ कि किसी मर्डर को वो पकड़े, और उसको आप सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं जब सेक्शन 43 में क्या है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर करता है, जब भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो साथ साथ इसको आपस में वो करते हुए चले, दूसरे सीआरपीसी या सीपीसी से कोरिलेट करते चले, आपको चीजें अच्छे से याद होंगी। तो सीआरपीसी में प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है? सेक्शन 43 में। देखिए 2 चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो गई हैं। तो भाई उसने क्या किया कि उसको
अथॉरिटी को सौंपने के लिए उसे पकड़ लेता है। हालांकि उसने जेड जो था वो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, लेकिन ए को लगा कि वो भाई उसको मर्डर कर दिया उसने, इसलिए उसको पकड़ लेता है। तो ए ने जो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं किया, बिकॉज ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। आई होप यहां तक आपको 79 क्लियर हो गया होगा। अभी ये देखिए हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, बॉब्डे साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो अगला सेक्शन जजेस से रिलेटेड है। सेक्शन 77 क्या कहता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। या ध्यान दीजिए, व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जज के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जब वो जुडिशियली एक्ट करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है, वो जनरल एक्सेप्शन में आता है। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। कानून के दायरे में रहकर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, अपने जुडिशियल कैपेसिटी में, व्हेन इज एक्टिंग जुडिशियली, जज के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है। 78 भी एक्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है, यानी कि न्यायालय के किसी जजमेंट या किसी आदेश के ऊपर, यानी जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के आदेश पर अगर कोई काम किया जाता है तो वो, मान लीजिए अब भाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उस जमीन को खाली कराओ, ठीक है, उन लोगों को वहां से हटाओ, तो ये जो आदेश पर होते हैं इन चीजों को अपराध की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ द ऑफ और विच इज वारंटेड बाई जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस if done whilst such judgment or order remains in force, जब तक कि वो जजमेंट और आदेश फोर्स में रहते हैं, is an offense notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment to order। भाई हो सकता है कि वहां पे जज कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन ही ना हो उसके लिए भाई जजमेंट या ऑर्डर पास करने का। प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट, यहाँ पे प्रोवाइजो क्या दे दिया कि जो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, द पर्सन हु इज डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ। गुड फेथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गुड फेथ में जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसे इस बात का बिलीफ हो जाता है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, भले जुरिस्डिक्शन ना हो, लेकिन जो व्यक्ति उस कार्य को कारित करता है न्यायालय के जजमेंट या ऑर्डर के बेस पे जो काम किया जा रहा है और उसे लगता है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है गुड फेथ में, तो उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर, कोई भी सर्वेंट जो कोर्ट के आदेश पर कोई कार्य करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अब इंडियन पिनल कोड के जिस सेक्शन की हम बात करेंगे वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना। बट एक्सीडेंट कब? एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। ऐसा नहीं है कुछ भी एक्सीडेंट कर देंगे, दुर्घटना तो कैसी भी हो सकती है, लेकिन जब आप इन अ लॉफुल मैनर विद ऑल ड्यू प्रिकॉशंस एंड केयर, आप कोई कार्य कर रहे थे और आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां पे उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट करें, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए और ना ही क्रिमिनल नॉलेज होनी चाहिए इन डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि ए इज एट वर्क विद ए हैच, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स ए मैन। भाई ए कुछ काम कर रहा था और उसका जो हेड है वो फ्लाई होके इस हैच से वो काम कर रहा था, हैच का हेड फ्लाई हो जाता है और किसी व्यक्ति को की जान ले लेता है जो कि पास में खड़ा था। Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense। तो भाई उसने अगर प्रॉपर केयर प्रिकॉशन लिया है और उसकी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन या ऐसी क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी दूसरे व्यक्ति को मारने की, तो यहाँ पे उसको एक्सीडेंट धारा 80 के तहत ये उसका एक्ट जो है एक्सक्यूजेबल हो जाएगा और वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेक्शन 81, देखिए सेक्शन 80 में धारा 80 में हमने पढ़ा दुर्घटना के बारे में।
लेकिन मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप एक हार्म को बचाते हैं तो दूसरा हार्म होगा, और दूसरे को बचाते हैं तो ये पहले वाला हार्म होगा। तो वहां पे क्या नेसेसिटी आ जाती है? तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसिटी है, नेसेसिटी किस चीज की है कि भाई आपको एक हार्म को चूज करना है और एक को छोड़ना है। तो ऐसे में क्या है कि जो हार्म कम है उसको आपको चूज करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its doing done with the knowledge that it is likely to cause harm। भी नॉलेज तो है कि हार्म हो जाएगा, यहाँ पे नॉलेज है। इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है हार्म पहुंचाने की। इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। लेकिन इस हार्म को पहुंचाने की जो आपको नॉलेज थी, इसमें आपका उद्देश्य क्या था, आपका पर्पज था कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं से बचाना चाहते थे, उसको बचाने की वजह से आपको ये नुकसान करना पड़ा। एक्सप्लेनेशन यहाँ कहती है, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। लेकिन ये वही कह रहा है कि यहाँ पे देखो इन दो ऑप्शनों के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं दोनों को तो दो अवॉइड करना है, फिर आप एक्सक्यूजेबल नहीं होंगे। अगर फिर भी आप कर देते हैं, अगर वहां पे जरा सी भी संभावना है उसको अवॉइड करने की। एक एग्जाम्पल से समझते तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल आईपीसी में बड़ा लिखा, बेर एक्ट में भी इसको पढ़ सकते हैं। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि एक कैप्टन है शिप का, उसके सामने एक, उसको सडनली उसको देखता है कि एक तरफ बोट में 3-4 लोग हैं और दूसरी तरफ बोट में 30-40 लोग हैं, और उसको टर्न तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो सीधा जाता है तो वो भाई 30-40 वाली बोट में टकरा जाएगा, वहां 30-40 लोगों के मरने का खतरा है, उसका बड़ा शिप है। और अगर वो दूसरी तरफ टर्न लेता है तो वहां पे 3 या 4 लोग हैं एक बोट में, उनकी मृत्यु होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में उस शिप का कैप्टन क्या करता है कि अपने शिप को तुरंत मोड़ देता है 3 या 4 व्यक्ति वाली बोट की तरफ, और वो 3 या 4 व्यक्ति मारे जाते हैं उस दुर्घटना में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था, और ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वो उसमें से किसी भी हार्म को अवॉइड कर सके। तो एक बड़े हार्म को बचाने के लिए, 30-40 लोगों की जान को बचाने के लिए 3-4 लोगों की जान मजबूरी में लेनी पड़ी। हालांकि वो भी गलत है, लेकिन उसको यहाँ पे इंडियन पीनल कोड में जनरल एक्सेप्शन में माना गया है, और यहाँ पे शिप के कैप्टन ने कोई भी अपराध नहीं किया है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको सेक्शन 81 और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा इलस्ट्रेशन। ये जो है इसको भी आप बेरेक्ट में पढ़ लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि भाई मान लीजिए कहीं पे आग लगी है और वहां पे किसी ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए गुड फेथ में, फिर गुड फेथ होना चाहिए, मिस्टेक जो है बोनाफाइड होनी चाहिए। गुड फेथ में क्या करता है कि घर के कुछ हिस्सों को तोड़ देता है जिससे कि आग आगे ना फैले, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को बचाया जा सके। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि उसने डैमेज कर दिया या कोई ऑफेंस कर दिया। यानी कि गुड फेथ में दूसरे हार्म को बचाने के लिए अगर ये हार्म किया जाता है तो वहां पे उसको अपराध नहीं माना जाएगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इन्फेंट। इन्फेंट क्या है? कोई भी ऐसा बच्चा, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, उसके द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं होता है। 7 साल से कम आयु की उम्र में किया गया अपराध नहीं माना जाता है। ये मनुस्मृति में भी इस चीज को माना गया है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एज डिसाइडेड है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में अगर आप जाएंगे तो वहां इसको 10 साल है, फिलीपींस में 14 साल है, अलग अलग देशों ने अलग अलग को रखा है। इंडियन लॉ में, इंडियन पिनल कोड में इसको 2 भागों में बांटा गया है। हमने इसको एक कैटेगरी नहीं बनाई है, हमने एक बनाया सेक्शन 82, जहां पे एब्सोल्यूट हमने इसको एग्जेम्पशन दिया है कि 7 साल से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। और दूसरा हमने सेक्शन 83 दिया, जहां पे हमने बोला कि 7 ईयर्स से ज्यादा और 12 ईयर्स से कम उम्र का अगर कोई बच्चा, कोई चाइल्ड कोई ऑफेंस कर देता है, कोई गिल्टी एक्ट करता है,
तो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, ये उसकी मैच्योरिटी लेवल पे डिपेंड करता है। कोर्ट डिसाइड करता है अगर उसने मैच्योरिटी लेवल अटेन कर लिया है। कैसे पता लगेगा? उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट से, उसके बिहेवियर से। अगर कोर्ट को लगता है कि उसने मैच्योरिटी लेवल अचीव कर लिया है तो उसको कन्विक्शन दिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ उसको भी एक्सक्यूज कर दिया जाएगा अगर उसने मैच्योरिटी लेवल अचीव नहीं किया है। यहाँ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को है बिल्कुल भी मिस ना करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें, ये आपके डायरेक्ट में नहीं दिया होगा। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। आपके सामने लिखा है डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है हु इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म। डोली इन कैपेक्स जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ डूइंग हार्म। और ये बिल्कुल एब्सोल्यूट एग्जम्पशन देता है ऑफेंस से। तो सेक्शन 82 इसकी बात करता है। डोली इन कैपेक्स कहां दिया गया है? सेक्शन 82 में, इसको याद रखें। एक केस है यहाँ पे, हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1977 का, सुप्रीम कोर्ट 2236। यह 11 साल का बच्चे की किसी से लड़ाई हो जाती है और वो क्या करता है कि जो मृतक है वो उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हें, और एक चाकू उठाता है और उसको चाकू मार देता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया और सेम को डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया कि उस लड़के ने जो 11 साल का था, सेक्शन 83 के लिए भी प्ली लिया गया। वहां पे जाके क्या प्ली लिया? डिफेंस लिया गया कि भाई ये 12 साल से कम आयु का है तो इसको एक्सक्यूज दे दिया जाए, जनरल एक्सेप्शन में आता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो चाइल्ड के वर्ड्स, गेस्चर, असोल्ट, कीपिंग अ नाइफ एंड अल्टीमेटली स्टैबिंग द डिजीज्ड proved that the child had the knowledge and understanding of the consequences of actions। जिस तरह से बच्चे के वर्ड थे, गेस्चर था, उसका सब्सिक्वेंट बिहेवियर था, ये सारी चीजें शो करती है कि उसे पता था कि उसके एक्ट का परिणाम क्या होगा, उसके कार्य का परिणाम क्या होगा, और उसको कन्विक्शन मिला था। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। अभी इसके आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट केस के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये यहाँ पे कि सेक्शन 84 बात करता है कि एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि इंसेनिटी की बात करता है। अगर कोई ऑफेंस किसी इंसेन व्यक्ति के द्वारा, आपने देख सुना होगा कि कोई पागल आदमी के, पागल के कई खून माफ होते हैं, ऐसा बोला जाता है। मतलब ये है कि जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, आप लॉ स्टूडेंट है इस लाइन पे जरूर ध्यान दें, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। हो सकता है कि कोई सेन व्यक्ति हो पर वो कार्य कारित करते समय वो इनसेन हो, उस वक्त उसका दिमाग काम ना कर रहा हो, तो वो इस श्रेणी में आ जाएगा। हो सकता है कि व्यक्ति वैसे तो अनसाउंड माइंड का है लेकिन वो का जब वो क्राइम कमिट करता है उस वक्त वो सेन हो, तो वो इसमें नहीं आएगा एग्जाम्पशन में। by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of act। भाई नेचर ऑफ एक्ट उसकी समझ से बाहर है। that he is doing what is either wrong or contrary to the law, ये मैं जो कर रहा हूं वो कानून के खिलाफ है और वो गलत है, ये उसकी समझ उसको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इंसेनिटी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको बहुत सारे जूरिस्ट ने अलग अलग व्यूज दिए हैं इसके ऊपर, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंसेनिटी है उसको डिफेंस लिया जाता है। हमारे इंडियन पीनल कोड में भी वो एक डिफेंस है, सेक्शन 84 में। यहाँ पे एक मैकनैक्टन्स रूल है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम कंट्रीज इनको फॉलो करते हैं। मैकनैक्टन रूल था क्या? ये केस था आर वर्सेस मैकनैक्टन 1843 में ब्रिटेन में। ये व्यक्ति क्या करता है कि ये व्यक्ति रॉबर्ट पील, उस वक्त वहां के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, 1843 की बात हम कर रहे हैं, तो वो उनको मारना चाहता था लेकिन उनके धोखे में उनके सेक्रेटरी को मार देता है। और जब इसको न्यायालय में लिया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड में, तो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है, तो वहां इसके लिए प्ली ली जाती है कि ये अनसाउंड आदमी है,
और ज्यूरी इसको एक्विटल दे देती है, कन्विक्शन नहीं देती है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि टोटल 5 क्वेश्चन ज्यूरी के सामने आए रखे गए थे। टोटल 15 जजेस की बेंच बैठी थी वहां पे जो चीफ जस्टिस थे लॉर्ड टिंडल, उनकी अध्यक्षता में टोटल 15 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने इसका एक डिसीजन दिया। और मैकनैथन रूल में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम कंट्रीज फॉलो करती हैं। फॉर ये एक पैमाना है फॉर द डिटरमाइनिंग द इंसेनिटी इन क्रिमिनल केसेस। आप इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपके मैकनैथन रूल्स के हैं। अब एक इंडियन केस इसमें मैं बताता हूं आपको, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जो भी केस लो यहाँ बताए जाते हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज नोट डाउन दोज इन योर बेयर एक्ट आल्सो एंड इन योर नोट्स आल्सो। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट वॉज well established by the court that crucial point of time at which the unsound mind should be established is the time when the crime is actually committed and whether the accused was in such a state of mind as to be entitled to benefit from section 84। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है न्यायालय के लिए कि भाई वो काम करते हुए, वो ऑफेंस करते हुए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, क्या वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का था, क्या उसको धारा 84 के हिसाब से वो बेनिफिट मिलना चाहिए। एंड कैन ओनली बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस दैट प्रीसीडेड। जो बाद की सर्कमस्टांसेस हालात हैं उन्हीं से इस चीज को डिटरमाइन किया जा सकता है। In other words, it is the behavior precedent, attendant and subsequent to the event that may be relevant in determining the mental condition at the time of commission of the offense, but not those remote in time। भाई आगे पीछे उसकी कंडीशन क्या थी ये मैटर नहीं करती। At the time of doing act, वो माइंड जो व्यक्ति है वो अनसाउंड माइंड का था, इनसेन था या सेन था, यही चीज डिसाइड करेगी कि उसको सेक्शन 84 का प्रिविलेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अभी सेक्शन 85 की भी बात कर लेते हैं। यह इंटॉक्सिकेशन की बात करता है। जब किसी व्यक्ति को इंटॉक्सिकेट कर दिया जाता है उसकी नॉलेज के बिना, अगेंस्ट हिज विल, या तो उसको नॉलेज नहीं थी या उसकी विल के अगेंस्ट में कि उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया। अब मान लीजिए कोई किसी को कुछ पिल्स खिला देता है, लिकर पिला देता है, कोई भी इंटॉक्सिकेशन कर देता है और उसके बाद वो व्यक्ति कोई ऑफेंस कर बैठता है, तो ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कि वो जो एक्ट है इट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ और नॉट, इट इज राइट और रॉन्ग। तो इन दैट कंडीशन द सेक्शन 85 उस व्यक्ति के लिए एक जनरल एक्सेप्शन लेकर आता है कि उसका द्वारा किया गया काम अपराध नहीं माना जाएगा। यह एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको कि जनरल एक्सेप्शन का एकमात्र ऐसा सेक्शन है सेक्शन 86 जिसको डिफेंस के तौर पे नहीं लिया जाता है। अगर आप अधिवक्ता हैं तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे कि धारा 86 को कभी भी डिफेंस के तौर पे नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है कि धारा 86 में जो इंटॉक्सिकेशन है वो अपनी मर्जी से है और इंटॉक्सिकेट होने के बाद जो क्राइम किया गया उसकी हमें नॉलेज नहीं थी कि वो राइट है या रॉन्ग है। लेकिन जब हम इंटॉक्सिकेट हो रहे थे लिकर, पिल्स या एनी ड्रग्स, तो उस वक्त हमें पता था कि हमारा जो एक्ट था, हमें पता था कि वो जो है बाद में इंटॉक्सिकेशन लेने के बाद हम जो करेंगे तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो 86 को डिफेंस के तौर पे नहीं लिया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा 85 86 आपका इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं। आज के वीडियो हम यहीं तक समझेंगे। 87 से 92 कंसेंट के बारे में और अपना कम्युनिकेशन एंड ड्यूरेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ, नई अपडेट्स के साथ। हरियाणा जुडिशरी के फॉर्म निकल चुके हैं, अपने प्रिपरेशन को थ्रस्ट दीजिए।